तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनएफए नेट क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन जो पेपर 2 है हमारा, उससे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो सेशन था जून 2020 का, उस पे आए हुए सभी सवालों के जवाबों को डिस्कस करने वाले हैं। और यूजीसी नेट में पूछे गए जो क्वेश्चंस थे उनमें कौन कौन से टॉपिक पे फोकस किया गया है, उन सभी को भी आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस सेशन का वो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से, जिसमें टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या बात करता है कि जब एक बार सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है फिर उसे हम डिलीवर कर देते हैं तो काम वहीं तक ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी हमें उस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस को देखना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिलीवरी के बाद भी कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है और जब हम उसे डिलीवर कर देते हैं उसके बाद भी कुछ एरर्स होते हैं जिन्हें हमें करेक्ट करने पड़ते हैं। एरर्स आते हैं तो कुछ इम्प्रूवमेंट की बात होती है, उसमें इम्प्रूव करने की बात होती है। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस को, यही सब क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहलाता है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि एरर करेक्शन। नाम से पता चल रहा है कि कोई एरर आ रहा है तो उसे करेक्ट करना पड़ता है। एनहांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़, मतलब कि कोई एक क्या होता है कि वहाँ पास इम्प्रूवमेंट की बात आती है, जैसे कि एक जो सॉफ्टवेयर है या जो सिस्टम है वो एक समय में मल्टीपल प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। हम क्या चाहते हैं कि वो एक समय में अगर 5 प्रोसेस को एक साथ हैंडल कर रहा है तो हम चाहेंगे कि वो बढ़ जाए, वो 10 प्रोसेस को एक साथ हैंडल करे। तो वहाँ पर क्या होती है, उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने की बात आती है। एंड जो थर्ड एक्टिविटी होती है वो ऑप्टिमाइजेशन की होती है, मतलब स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने की बात बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ हमने 4 टाइप्स रखे हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस। नाम से पता चल रहा है कि अगर डिलीवर हो गया प्रोजेक्ट उसके बाद की बात हो रही है, तो वहाँ पर अगर एरर आते हैं, ठीक है, कोई बग आता है तो उसे हमें सॉल्व करना है, तो वो कौन से मेंटेनेंस में आ जाता है, करेक्टिव मेंटेनेंस की बात करते हैं। सेकंड जो होता है एडप्टिव मेंटेनेंस, वो किसकी बात करता है, यहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट हो, ठीक है, वो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तब भी वो सिस्टम क्या हो, रन हो उस चेंजेबल एनवायरनमेंट में, ठीक है, अपने आप को एडप्ट कर सके, तो वो क्या कहलाता है, एडप्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। एंड जो थर्ड मेंटेनेंस है वो परफेक्टिव की बात करता है, मतलब इम्प्रूव करने की बात करता है, मॉडिफाई करने की बात करता है। जैसे ये हो सकता है कि जो क्लाइंट्स हैं उनको कोई नए रिक्वायरमेंट्स, कोई नए फीचर्स ऐड कराने हैं, तो वो जो बात होती है वो किस में बात होती है, परफेक्टिव मेंटेनेंस की बात होती है। एंड एट लास्ट जो होता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात होती है। प्रिवेंटिव में क्या बात की जाती है, प्रिवेंट करना, कोई भी एरर है उनको हम आने से पहले ही रोक देंगे, प्रिवेंट कर देंगे, तो वो किस में बात आ जाती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात आती है। अब हम देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, टाइप से रिलेटेड पूछा था। यहाँ आपको एक स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है कि मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर बाय रीस्ट्रक्चरिंग इज कॉल। हमें जो पहले से स्ट्रक्चर हुआ है प्रोजेक्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर, उसे फिर से क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो वहाँ पर जो बात आती है वो क्या बात कर रहा है, मॉडिफाई की बात कर रहा है, मतलब कि परफेक्टिव मेंटेनेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, परफेक्टिव मेंटेनेंस। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो टॉपिक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन से लिया गया है। ठीक है, जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर की कॉस्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कभी आपको लाइन ऑफ कोड यानी LOC के बारे में पूछ देता है, कभी आपको फंक्शन पॉइंट दिए रहता है। इस तरीके से हमें डिफरेंट पैरामीटर्स दिए रहते हैं, उसे सॉल्व करके हमें बताना रहता है। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये किस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और एट लास्ट हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है उस पर हम फोकस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो कोई एक कंपनी है, अ कंपनी हैज़ चॉइस ऑफ 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज का उसके पास चॉइस है, एक L1 लैंग्वेज है और एक क्या है, L2 लैंग्वेज है, टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर देयर क्लाइंट। नंबर ऑफ
LOC रिक्वायर्ड टू डेवलप एन एप्लीकेशन इन L2 में जो LOC होंगे, मतलब लाइन ऑफ कोड के बारे में बता रहा है कि L2 लैंग्वेज में जो लाइन ऑफ कोड होंगे वो कितना होगा, वो थ्राइस होगा द LOC ऑफ लैंग्वेज L1 में जितने LOC होंगे, लाइन ऑफ कोड होंगे, उसका 3 गुना होगा किसमें, L2 लैंग्वेज में जो लाइन ऑफ कोड होंगे। ठीक है, एक कंडीशन उसने ये दिया। ऑल्सो सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी मेंटेन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए डेवलप और डिलीवर होने के बाद भी नेक्स्ट 10 ईयर्स उसको क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। ये उसने दिया है। वेरियस पैरामीटर ऑफ 2 लैंग्वेजेस आर गिवन बिलो टू डिसाइड विच लैंग्वेज शुड बी प्रीफर्ड फॉर डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर जो टेबल दिया है उसमें हमें कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जिसे हमें यूज़ करना है। उसके बाद बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। What is the LOC for L1 for which cost of developing of the software with both the language। मतलब कि यहाँ पर हमें एट लास्ट पूछा क्या है क्वेश्चन कि जो लैंग्वेज L1 है उस पर कितने नंबर ऑफ LOC आएंगे। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कितने लाइन ऑफ कोड लैंग्वेज L1 में बनेंगे। तो यहाँ से जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए थी, ठीक है, जो पैरामीटर्स हमें दिया गया है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए शो कर दिया, जहाँ हमें सॉल्व करने में और इजी जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये टेबल की ज़रूरत थी जहाँ कुछ पैरामीटर्स दिया है, आपको लाइन ऑफ कोड दिया है, ये लैंग्वेज L1 के लिए है और ये लैंग्वेज L2 के लिए है। लाइन ऑफ कोड दिया है दोनों के लिए, डेवलपमेंट कॉस्ट दिया है, ठीक है, और मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है। मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा दिया है तो वो याद रखिएगा पर ईयर में दिया है। और हमें कब तक मेंटेन करना है, नेक्स्ट 10 ईयर्स। नेक्स्ट 10 ईयर्स की बात की गई है जहां वो मेंटेन करेगा, और ये जो कॉस्ट दिया गया है वो पर ईयर के लिए दिया गया है, तो उसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में भी बताया गया है कि जो टोटल कॉस्ट होगा प्रोजेक्ट का वो कैसे निकलेगा, टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट से प्लस टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट से। तो हम उसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक करके लैंग्वेज L1 और L2 दोनों के लिए कॉस्ट निकालते हैं। तो प्रोजेक्ट 1 के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं L1 है, तो हम LOC, यहाँ जो LOC है उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, L1, और जब हम L2 का निकालेंगे तो उसके जगह L2 ले लेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैसा होगा, पहले तो डेवलपमेंट कॉस्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, लाइन ऑफ कोड कितना है लैंग्वेज L1 में, तो L1 डिवाइड 1000 हो जाएगा। ठीक है, और जो डेवलपमेंट कॉस्ट दिया है L1 के लिए कितना दिया है, 70,000, तो उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 से। ठीक है, उसके बाद टोटल मेंटेनेंस, तो L1 लैंग्वेज के लिए टोटल मेंटेनेंस कैसे निकलेगा, आपको दिया है पैरामीटर, क्या दिया है, पर ईयर के लिए दिया है। हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स की बात करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो पैरामीटर दिया है कि पर ईयर के लिए जो लैंग्वेज L1 में जो मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है वो 1 लाख होगा। ठीक है, तो यहाँ एक और जीरो ऐड होगा, वो बाय मिस्टेक छूट गया है, तो आप उसे ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 लाख की बात होगी। ठीक है, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो कैसा होगा, यहाँ पर देखिए ये फाइनल आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 70 L1 की बात होगी। ठीक है, 70 L1 की, और यहाँ बस क्या आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब कि 6 जीरो हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। उसके बाद ये एक इक्वेशन निकला, देन ये जो इक्वेशन निकला वो लैंग्वेज L1 के लिए था प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब वैसे ही हम क्या करेंगे, लैंग्वेज L2 के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालेंगे। तो जस्ट सेम यहाँ हमने L1 लिखा था, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, L2 को शो करेंगे। तो L2 कैसा, यहाँ पर कैसे निकलेगा, L2/1000 जो हमें दिया है। ठीक है, वैसे ही इसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, कितना है डेवलपमेंट कॉस्ट, 90,000, तो हम उसके साथ 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट 10 ईयर्स की बात किया है मेंटेनेंस, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट क्या दिया है पर ईयर मेंटेनेंस का, 40,000, तो उसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से आपको 90 L2 मिलेगा। ठीक है, 90 L2 की बात होगी, और फिर ये हो जाएगा, एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, तो ये इस तरीके से। ठीक है, ये आया, ये जो था वो L2 लैंग्वेज के लिए इक्वेशन निकला और ये L1 के लिए। अब याद रखिएगा कि आपको ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन निकल गया है। अब हम लोग को याद रखना है कि कंडीशन उसने एक दिया था कि लैंग्वेज L2 का जो लाइन ऑफ कोड होगा वो कैसा होगा, वो थ्राइस होगा, 3 गुना होगा, किसके LOC से, L1 के लैंग्वेज से। तो हम क्या करेंगे, जो लाइन ऑफ कोड है L2 का, मतलब कि ये जो 90 L2 आया है उस पर ही हम क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें L2 का कैसे चाहिए था, 3 गुना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ किसका, 90 L2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 270 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बस ये कैसे निकला, 270 L2।
ठीक, और प्लस 40 और ये 40 के साथ, ठीक है, क्लियर है। ये आया, इस कंडीशन को फॉलो करने के बाद ये इक्वेशन आया। देन हम ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट हम जब इस तरीके से कर लेंगे, ये कैसा हो जाएगा कि 70 L1 प्लस ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है, ये आया। उसके बाद हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर हमें लाइक टर्म को एक साथ सॉल्व करना है, यहाँ L1 है और यहाँ L2, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को एक ले लेते हैं, यहाँ पर भी मैं L1 की बात करती हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे। अब 270 में 70 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, तो 200 L1 आया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 10 में 40 माइनस होगा, मतलब कि इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम लोग L1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3000 आ जाएगी। मतलब कि हमें पूछा क्या था कि जो लैंग्वेज L1 है उसमें लाइन ऑफ कोड जो होंगे वो कितने होंगे, तो लाइन ऑफ कोड कितने होंगे, 3000 होंगे, क्लियर है। हमें सबसे पहले कंडीशन दिया था और हमें ये जो फॉर्मूला है जो मैंने अलग से हाईलाइट किया है, टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, वो हमें याद रखना है, ठीक है। और उसके बेस में हमने सारे इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो लाइन ऑफ कोड जो L1 का निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3000, जो हमारे ऑप्शंस में भी है, जैसे कि ये थर्ड ऑप्शन, क्लियर है। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके बाद का भी ये जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेम टॉपिक से है, कॉस्टिंग से ही पूछा है। लास्ट हमें यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा इसका, इस प्रोजेक्ट का, इस सॉफ्टवेयर का, वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या क्या हमें डेटा या पैरामीटर्स गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वॉज एस्टिमेटेड एट 864 फंक्शन पॉइंट्स। यहाँ जो एक सॉफ्टवेयर है उसमें जो फंक्शन पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे, 864 होंगे। 6 पर्सन का टीम है, यहाँ उसने बता दिया है, एंड विल बी असाइन टू प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ। अब उन 6 पर्सन का जो टीम है उसमें कौन कौन क्या है वो चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर्सन है, गैदरिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको कलेक्ट करेगा, गैदर करेगा। एक जो है वो कौन है, डिज़ाइनर है। 2 लोग यहाँ पर प्रोग्रामर है और एक जो है वो क्या है, टेस्टर, 2 जो है वो टेस्टर हैं, ठीक है। इस तरीके से 6 लोगों का एक टीम बनाया गया। द सैलरी ऑफ द डिज़ाइनर इज 70,000 पर मंथ। अब सभी का सैलरी भी दिया है, ठीक है, और कैसा दिया है, पर मंथ में दिया है। तो डिज़ाइनर का जो सैलरी है वो कितना है, 70,000 पर मंथ। देन फिर उसी तरीके से रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो सैलरी है वो 50,000 है, ओके। देन फिर प्रोग्रामर का जो सैलरी है वो 60,000 दिया गया है, एंड टेस्टर का जो सैलरी है वो 60,000 है। ये सभी की सैलरी पर मंथ के हिसाब से दी गई है। एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर द टीम इज 12 FP पर पर्सन मंथ। 12 FP दिया गया है एवरेज प्रोडक्टिविटी, ओके। फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा फाइनल, एट लास्ट वो जो प्रोजेक्ट है वो कितने बजट में क्रिएट होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने नेक्स्ट स्लाइड में जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें गिवन है वो मैंने यहाँ आपको बता दिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब आपको इस तरीके से फंक्शन पॉइंट दिया हो, टीम मेंबर्स दिए हो, ठीक है, और एवरेज प्रोडक्टिविटी दिया हो फंक्शन पॉइंट का, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले इन तीनों का यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करना है, क्लियर है। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ मंथ आएगा, टोटल नंबर ऑफ मंथ, तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो टोटल फंक्शन पॉइंट है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। नीचे टीम मेंबर्स रहेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, टीम मेंबर्स मल्टीप्लाई जो एवरेज प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो होगी फंक्शन पॉइंट की उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टीम मेंबर से। मतलब कि वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, तो 864/6 × 12 जैसा कि हमें दिया है वहाँ पर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये 6 1 × 6 और 4 जा और ये 4 जा जाएगा, ठीक है। ये 12 1 जा और ये 12 जा, मतलब कि जो टोटल मंथ आया वो कितना आया, 12 मंथ आया। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा वो कंप्लीट कितने मंथ में होने वाला है, तो उसको कितना मंथ लगेगा, 12 मंथ्स। 12 मंथ में ये कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हम क्लियर करते हैं क्या चीज़ को, कि सैलरी जो दिया था, अब जो पर्सन है, जो 6 लोगों का टीम बना है उनको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो उनकी सैलरी कितने बन रही है, कितने महीने के लिए वो लोग काम करेंगे, 12 मंथ। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, सबके सैलरी को ऐड करना है, ठीक है, क्लियर है। और एट लास्ट हम जितने मंथ वो लोग काम करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला एक डिज़ाइनर था तो उसकी सैलरी कितनी बनी, 70,000 बनी, ठीक है।
प्लस करेंगे, 2 प्रोग्रामर था, एक प्रोग्रामर की वैल्यू हमें दिया था 60,000, 2 दिया है इसने, वो कितना हो गया 120,000 हो गया, ठीक है। देन उसी तरीके से टेस्टर का भी होगा, 2 लोग थे तो 120 हो जाएगा। उसके बाद एट लास्ट जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला था वो कितना हो जाएगा 50,000। क्लियर है। तो ये सारे क्या थे, जो सैलरी थे वो हमने बताया। अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट कितने दिन में होना है, 12 मंथ में, मतलब उन लोगों को वर्क कितने टाइम तक करना है, 12 मंथ करना है, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 120 240 हो जाएगा, ठीक है, 240,000। और यहाँ पर जब हम 70 और 50 को करेंगे तो 120 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ 360,000 की बात करेगा, और इसमें हमें क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्लियर है। तो जब इसे आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरीके से 0 उतर जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा और 43। तो ये जो है हमारा वो फाइनल कॉस्ट बनेगा कि 40,20,000 जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 12 महीने में कंप्लीट होगा, और टोटल सैलरी इसका जो बजट बनेगा वो कितना बनेगा, कॉस्टिंग कितनी लगेगी, तो 43,20,000 का कॉस्ट यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें सेम एक ही टॉपिक से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिले, जो कि कॉस्ट एस्टिमेशन से था, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, जहाँ सबसे पहले हमने LOC पे बात किया था, लाइन ऑफ कोड कितने होंगे उसको हमने फाइंड किया था। नेक्स्ट जो था न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो था उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में बताया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो टॉपिक सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी से लिया गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को डिस्क्राइब करना है किसके रिस्पेक्ट में, क्या हम एग्जीक्यूशन टाइम से बता सकते हैं उसकी रिलायबिलिटी को, क्या हम कैलेंडर टाइम से, या फिर क्लॉक के टाइम से। तो ये हमें पूछा है। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मतलब कि वो एक प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है, एक संभावना बताता है कि दिए गए समय में उसके अंदर जो भी कंडीशन हो आपको दिया गया है उस पर वो जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, वो कितना टाइम बिना फेल हुए चल रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी बताता है। तो यहाँ पर हम तीनों के टाइम से, एग्जीक्यूशन टाइम, कैलेंडर टाइम और जो क्लॉक टाइम है, इन तीनों टाइम से क्या कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम मतलब क्या कि जो प्रोसेसर है वो लाइन ऑफ कोड्स जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे प्रोग्राम के उनको कब तक एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रोसेसर अपना कब तक समय बिता रहा है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, इंप्लीमेंट करने में, वो हम किसके थ्रू बताते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम के थ्रू बताते हैं। सेकेंड जो था वो है कैलेंडर टाइम के बारे में। कैलेंडर टाइम मतलब कि जैसे अगर नॉर्मली हमने आज स्टार्ट किया कोई प्रोजेक्ट बनाना और इसका हम लोग 2-3 दिन बाद उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को हमने 2-3 दिन लगा लिया कंप्लीट करने में, तो वो जो डेज काउंट होंगे वो किस में आएंगे, कैलेंडर टाइम पे आएंगे। एंड एट लास्ट जो होता है क्लॉक टाइम, वो हमारा क्लॉक से रिलेटेड रहता है, जो हम नॉर्मली क्लॉक वाइज 2 घंटे 3 घंटे जितने भी हमने घंटे काम किया है उस चीज़ से। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी तीनों टर्म से डिस्क्राइब होते हैं, तीनों के टाइम रिस्पेक्ट में हम बताएंगे, एग्जीक्यूशन टाइम से भी, कैलेंडर टाइम से भी और क्लॉक टाइम से भी। तो आंसर क्या आ जाएगा, A, B और C आएगा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो टॉपिक ऑब्जेक्ट बिहेवियरल मॉडल से दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिहेवियरल मॉडल में कौन कौन से स्टेप्स को हम इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं, तो हम कौन कौन से स्टेप को यूज़ करने वाले हैं उसकी बात की है। तो स्टेप्स जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट बिहेवियरल मॉडल क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिहेवियरल मॉडल क्या करता है, तो सिस्टम के बिहेवियर के बारे में बताता है। ठीक है, जो ओवरऑल सिस्टम है वो किस टाइप से बिहेवियर ले रहे हैं, ठीक है, कैसे वो वर्क कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बताने का काम एक मॉडल के थ्रू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बिहेवियर मॉडल कहते हैं। ठीक है, और ये जो हम मॉडल क्रिएट करेंगे वो एक डायग्राम से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और उस डायग्राम को क्या बोला जाता है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। क्लियर है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जो कि स्टेट्स और इवेंट का क्या होता है, कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, स्टेट्स और इवेंट के कलेक्शन होंगे। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो हमें याद रखना है। जब हम बिहेवियरल मॉडल क्रिएट करते हैं तो कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या क्या, इवेलुएट ऑल यूज केसेस टू फुल्ली अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन विद इन द सिस्टम, मतलब उनका सीक्वेंस, जो भी इंटरेक्शन होगा कि इस बटन को क्लिक करने से हम नेक्स्ट मॉड्यूल जा रहे हैं, या ये बटन को क्लिक करने से नेक्स्ट, तो इस तरीके से जो भी इंटरेक्शन होगी उसकी सीक्वेंस को हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इवेलुएट करना है उस चीज़ को। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द इवेंट्स दैट डिराइव द इंटरेक्शन सीक्वेंस एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस इवेंट्स रिलेट टू
स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, जितने भी इवेंट्स हैं वो कैसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वर्क करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे सेकेंड स्टेप में। थर्ड में बोल रहा है कि क्रिएट अ सीक्वेंस फॉर ईच यूज केसेस, हर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, हर इवेंट्स के लिए जो भी सीक्वेंस है वो हम एक तरीके से जमा लेंगे, उसको क्रिएट कर लेंगे। बिल्ड अ स्टेट डायग्राम फॉर द सिस्टम, देन फिर हम एक डायग्राम क्रिएट करेंगे जिसे हम स्टेट डायग्राम बोल रहे हैं। एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे उस पूरे सिस्टम को कि वो एक्यूरेटली और कंसिस्टेंसी वो मॉडल क्रिएट हो रहा है कि नहीं, उस चीज़ का हम रिव्यू करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हमें याद रखना है और इन्हीं स्टेप से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस में पूछे गए हैं कि कौन से स्टेप होने चाहिए। तो इवेलुएट ऑल यूज केसेस, इसकी बात की गई है, ठीक है, तो हमने फर्स्ट को लिया है, आ जाएगा। सेकंड, बिल्ड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी क्रिएट किया है, तो सेकंड बी स्टेटमेंट भी रहेगा। रिव्यू द ऑब्जेक्ट बिहेवियर मॉडल टू वेरीफाई एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, वो जो सिस्टम है, ठीक है, वो परफेक्टली रन हो रहा है कि नहीं, एक्यूरेट रन हो रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंसी में रन हो रहा है कि नहीं, वो सभी चीज़ों का हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा सी स्टेटमेंट। जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट डू नॉट ड्राइव द इंटरेक्शन सीक्वेंस। इंटरेक्शन सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स और इवेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको डिराइव नहीं करेगा बोल रहा है, ठीक है, नहीं करने की बात कर रहा है, तो ये गलत बोल रहा है। वहाँ तो हमने देखा पीछे स्टेप्स में कि उसने डिराइव कर रहा था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट ए, बी और सी इसके आंसर होंगे, मतलब वो स्टेप्स को हमने इंक्लूड किया है ऑब्जेक्ट बिहेवियरल मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक से लिया गया है, ठीक है, बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक, और उसके कुछ टेक्निक्स आपको दिए हैं, कौन कौन से बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक में आते हैं वो हमें बताने हैं। तो बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से भी जानते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से, जहाँ बस क्या फोकस किया जाता है, तो बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। किस पे बात किया गया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, मतलब वहाँ जो इंटरनल प्रोसेस होती है ना उसको हमें इग्नोर करना है कम्प्लीटली, हम सिर्फ सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस जो इनपुट देंगे और हमें जो आउटपुट मिलेगा उस पर हमें फोकस करना है। इंटरनल प्रोसेसिंग पे फोकस नहीं करना है, वो टोटल क्या करता है, उस चीज़ को इग्नोर करता है, इग्नोर द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ सिस्टम। क्लियर है वहाँ पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, या फिर हम बिहेवियरल मॉडल टेस्टिंग बोल सकते हैं। कौन कौन से मेथड यहाँ होते हैं, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग होता है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग होता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है, कंपैरिजन टेस्टिंग होता है और ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग होता है। क्लियर है, तो ये सारे कुछ टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो इंक्लूड होते हैं, जो हमें याद रखना है, और उसी से रिलेटेड हमें बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक कौन कौन से हैं वो पूछे गए हैं। तो हमने इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग देखा है, ग्राफ बेस्ड भी देखा है, बाउंड्री वैल्यू भी देखा है, पर डेटा फ्लो और लूप टेस्टिंग नहीं देखा है। तो बिहेवियरल टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, फर्स्ट 3 आ जाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है, पर किससे है, CMM मॉडल से है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, और उसमें आपको क्या पूछा गया है, आपको लेवल्स पूछ दिया गया है। इससे पहले हमने जो सेशन किया था उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे उसमें भी CMM मॉडल से क्वेश्चन पूछा था, और उस टाइम पे आपको पूछा था लेवल्स का सीक्वेंस पूछा था। इस बार जो पूछा गया है वो हर लेवल के अंदर किस पे फोकस किया गया, कौन सा मेन वर्क है उस लेवल के अंदर, उस पर बात की गई है, ठीक है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक टेबल प्रोवाइड किया है जहाँ पर मैंने हर लेवल का फोकस बताया है, और उसके अंदर जो की प्रोसेस एरियाज है, एग्जैक्टली किस एरिया पे काम किया जाएगा उसकी बात की गई है। सबसे पहला लेवल इनिशियल लेवल होता है। इनिशियल मतलब सबको पता है कि स्टार्टिंग फेस होता है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, परमानेंटली नहीं है, वहाँ सभी चीज़ें कैसी रहती है, टेम्पोरेरी रहती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एडहॉक बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो लेवल है वो रिपीटेबल की बात करती है, जहाँ प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट का फोकस किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर कुछ हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे बनना चाहिए, कब तक बनेगा, उसका कॉस्ट कितना लगेगा, लाइन ऑफ कोड कितने होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, टीम कितने मेंबर्स की बनेगी, ये सारी चीज़ें, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करता है। थर्ड जो लेवल है वो डिफाइंड की बात करते हैं, जहाँ हम एक प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग हो गई हमारी, अब हम उसमें क्या करेंगे, डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस की डेफिनेशन देना, उस पर हम इनपुट्स, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन इनपुट देंगे और उसे ट्रेन करेंगे ताकि वो एक्यूरेट आउटपुट दे, और एट लास्ट क्लियर होने के बाद, डेवलप होने के बाद उसका रिव्यू लेंगे। तो ये थर्ड लेवल की बात करते हैं। फोर्थ मैनेज्ड, यहाँ पर प्रोडक्ट और प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करते हैं, कुछ मैट्रिक्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं, और मैनेजमेंट की बात, उसके क्वालिटी की मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, क्वालिटी चेक किया जाता है। एंड एट लास्ट जो है वो
ऑप्टिमाइजिंग की बात कर रहा है। ऑप्टिमाइजिंग यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंटिन्यूसली प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर उसने क्वालिटी चेक किया, यहाँ पर सब वो इम्प्रूव की बात कर रहा है कि और हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्या, तो उस पर काम किया जाएगा, वो सारी चीज़ें रहती है। तो हमने फोकस देखा कि कौन से एरिया पे फोकस किया गया हर लेवल। तो इनिशियल का क्या था, एडॉक था, ठीक है। तो यहाँ इनिशियल में क्या आ जाएगा, एडॉक लिया जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट जो लेवल था रिपीटेबल, वो मैनेजमेंट की बात कर रहा था, प्लानिंग जहाँ हम स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाएगा। देन फिर डिफाइंड, जहाँ प्रोसेस डेफिनेशन की बात कर रहे थे। एंड एट लास्ट मैनेज्ड, जो कि प्रोसेस मेजरमेंट की बात कर रहा है, क्लियर है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कोहेजन से रिलेटेड है, ठीक है। कोहेजन से रिलेटेड है, जहाँ आपको बोला है कि बेस्ट से वर्स्ट टाइप में, जो उसके टाइप्स है कोहेजन के, उसके बेस्ट से वर्स्ट हमें बताने हैं, ठीक है। कोहेजन सबसे पहले क्या होता है, तो किसी मॉड्यूल के अंदर हमें एक इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। कोई एक मॉड्यूल के अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ, डेटा एलिमेंट के स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है, डेटा एलिमेंट्स के स्ट्रेंथ के बारे में, इंटरनल स्ट्रेंथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि एक गुड सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, हाईली कोहेजन होना चाहिए और लो कपलिंग। कपलिंग यहाँ पर वर्ड आया है तो मैं बता दूँ उसका कि उसमें इंटरडिपेंडेंसी की बात होती है, जो कम होनी चाहिए। हर मॉड्यूल्स के बीच में जो डिपेंडेंसी होती है वो कम होनी चाहिए, इसलिए हाई कोहेजन और लो कपलिंग की बात की जाती है। अब कुछ 7 टाइप्स हैं कोहेजन के, उसे हमें सीक्वेंस में याद रखना है, क्लियर है। सबसे पहले फंक्शनल है, बेस्ट से वर्स्ट जाने से फंक्शनल है, फिर सिक्वेंशियल है, कम्युनिकेशन कोहेजन है, प्रोसीजरल है, टेम्पोरल, लॉजिकल और कोइंसिडेंटल। तो इसे हमें सीक्वेंस में याद रखने हैं, क्लियर है। और इसी सीक्वेंस से हमें पूछा है कि बेस्ट से वर्स्ट क्या होने चाहिए कोहेजन का सीक्वेंस। तो यहाँ पर जैसे आपको बेस्ट से वर्स्ट पूछा है, तो सबसे बेस्ट तो क्या होना चाहिए, फंक्शनल। फंक्शनल दिया है क्या, नहीं दिया है। उसके बाद क्या दिया गया है, फंक्शनल के बाद सिक्वेंशियल, क्या होना चाहिए था, सिक्वेंशियल। तो हम बी को लेके चलेंगे, ठीक है, जो 3 और 4th ऑप्शन में है। देन फिर बात आती है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशनल कोहेजन, तो सी की आएगी। फिर आता है प्रोसीजरल, ई। देन फिर टेम्पोरल की बात होती है, और एट लास्ट जो होता है वो क्या होता है, लॉजिकल की बात होती है, ठीक है, तो ए। और उसके बाद सबसे वर्स्ट किसकी बात होती है, कोइंसिडेंटल। सबसे बेस्ट जो होता है वो फंक्शनल कोहेजन की बात होती है, एंड जो लास्ट होगा वो कोइंसिडेंटल की बात होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कोहेजन्स के टाइप्स पे क्वेश्चन था, उसके बेस्ट से वर्स्ट हमें बताना था। एट लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमें स्टेटमेंट वाइज दिया गया है। कैसा दिया गया है, स्टेटमेंट वाइज, जो क्या बात कर रहा है, क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। एक क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहा है। कंट्रोल मतलब क्या करना, इंस्पेक्शन करना। प्रोडक्ट बन गया है, सॉफ्टवेयर बन गया है, सिस्टम बन गया, उसे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है, कि वो सही तरीके से बना है कि नहीं, सारे रिक्वायरमेंट्स उसमें यूज़र के डिमांड के अकॉर्डिंग मीट हुए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। टेस्ट किया जाता है यूज्ड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस टू एंश्योर, ताकि हम एंश्योर हो सकें कि हर एक जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें सब अपनी अपनी जगह पे है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को जब हम बोलते हैं तो वो क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है क्वालिटी एश्योरेंस की बात करता है, जहाँ पर हम ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। हर चीज़ों को देखना कि सही से है कि नहीं, उस स्टेज में सब काम सही से हो रहे हैं कि नहीं, उसको एश्योर लेते जाना, ठीक है, एश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो वो जो बात होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस की, मतलब यहाँ जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही हैं, दोनों ट्रू होंगे, ठीक है, क्लियर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू। जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का वो किस पे है, UML डायग्राम पे है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग UML डायग्राम हैज़ अ स्टैटिक व्यू। UML डायग्राम का स्टैटिक व्यू कौन सा होगा, कोलैबोरेशन डायग्राम, यूज केस डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम या एक्टिविटी। तो इसका जो आंसर है वो यूज केस डायग्राम होगा। UML डायग्राम क्या होता है, एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। और UML डायग्राम इलिस्ट्रेट द क्वांटिफिएबल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड विजुअली सच एज रिलेशनशिप, जो क्या क्या डिस्क्राइब करता है, रिलेशनशिप के बारे में बताएगा, सिस्टम के बिहेवियर के बारे में बताएगा, ओवरऑल वो वर्क कैसे करने वाला, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम कैसे शो करते हैं, तो एक डायग्राम से शो करते हैं, जिसे हम स्टैटिक स्ट्रक्चर का डायग्राम बोला जाता है, ठीक। और ये एक तरीके से क्या है, ग्राफिकल लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडवांस के लिए, ठीक है, जो कि हमें एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम को बताने के लिए, कि एक तरीके से ये क्या प्रोवाइड करता है, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी घर वगैरह भी बनवाते हैं तो उसमें हम लोग को सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है कि ये चीज़ यहाँ रहनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से। वैसे ही हम UML मॉडल के अंदर, लैंग्वेज के अंदर स्टैटिक व्यू
स्ट्रक्चर डायग्राम का यूज़ करके एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, UML डायग्राम। तो स्टैटिक व्यू जो यहाँ पर बात होगा वो किसका होगा, यूज़ केस डायग्राम की बात की जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यूज़ केस डायग्राम। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो सेशन जून 20 के थे। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया वो सारी चीज़ें गो थ्रू हुई होगी, थ्योरी वाइज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही हम और भी सब्जेक्ट्स के और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के भी और भी जो प्रीवियस क्वेश्चंस बचे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी को हम बताएंगे। ठीक है, तो उसको बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।